नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। जनवाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हर बार हम ऐसे विषय को लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका हम समाधान भी आपको उसी के साथ बताते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है जीपीएफ धारक और पेंशन धारकों की समस्या और समाधान। ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये हर परिवार की ज़रूरतों के साथ जुड़ा है, ये हर परिवार के भविष्य के साथ जुड़ा है। इनमें कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को किस तरह से हम हल कर सकते हैं, इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एजी ऑफिस डिपार्टमेंट से मोहनलाल सीनियर अकाउंट ऑफिसर और साथ में सुरेश शर्मा जी सीनियर अकाउंट ऑफिसर हमारे साथ हैं। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, ये जो जीपीएफ है, अगर हम पैसे की बात करें, हर एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अगर मैं ज़रूरत की बात करूं, उसका भविष्य, उसके भविष्य की सुरक्षा और उसके आज का उसके परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ विषय है। जीपीएफ की हम बात करते हैं। पहले विषय पे जीपीएफ क्या है और अगर मैं बात करूं जीपीएफ का लाभ किसको प्राप्त होता है? जीपीएफ का जो लाभ है वो हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं, जो जिनका वेतन बजटेड एक्सपेंडिचर से होता है, मिलता है, उन्हीं लोगों को ये जीपीएफ अलाउ किया जाता है। और जो नियमित होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी होते हैं, उनको ये सेवा उपलब्ध नहीं है। जी, सुरेश शर्मा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम जीपीएफ की बात करूँ तो जीपीएफ कब कटना शुरू होता है हमारा? जीपीएफ 1 महीने के बाद, या पहले जो था वो 1 साल के बाद काटा जाता है, लेकिन अब 1 महीने के बाद भी आप कटवा सकते हैं। अपने सैलरी का 6% जो है मिनिमम आपको ये जो राशि है अपने वेतन से कटवानी होती है हर माह। जी सर, आपसे मैं अब पेंशन के थोड़े से विषय पे आना चाहूँगी। अभी अब तक हमने समझा कि जीपीएफ क्या है और ये कब कटना शुरू होता है। अब मैं बात आती हूँ पेंशन पे। सबसे पहले पेंशन जो भी सरकारी एम्प्लॉय लगता है, सबसे पहले जो सरकारी नौकरी का अगर मैं मोटिव की बात करूँ तो हर एक इंसान कहता है कि भविष्य जो है मेरा बहुत अच्छा जाएगा, बुढ़ापा जो है पैसा मेरे पास आएगा, तो पेंशन जो है वो सबसे बड़ा रहता है। तो पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितने साल की नौकरी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। जी, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी रेगुलर सर्विस ज्वाइन करता है, उसकी सर्विस उस डेट से काउंट होना शुरू हो जाती है, तो उसके 10 साल बाद वो पेंशन का हकदार हो जाता है। इसके लिए रेगुलर सर्विस से 10 साल चाहिए। आजकल कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी चल रही है, वो भी काउंट हो रही है, उसको काउंट करके किसी के 10 साल बनते हैं। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर हो गया है, अभी 4-5 तारीख को HP गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहता है वो आ जाए, तो उसको काउंट करके उसके पैसे जो NPS शेयर होते हैं, दोनों डिविडेंड और एम्प्लॉय शेयर दोनों जमा करवा के वो OPS में आ सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी उसको डाल के भी 10 साल बन जाए तब भी पेंशन लग जाती है। जी जी सर, ये आपने बताया कि जो नौकरी का अंतराल आपने बताया कि इतने समय की नौकरी का जो है अंतराल होना चाहिए, इतना आपका समय होना चाहिए, तब आपको पेंशन जो है वो लगेगी। अब बात करते हैं पेंशन प्रक्रिया की। सबसे पहले जब एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, जब वो पेंशन जो है वो रिटायरमेंट होने के बाद जो है वो मिलनी शुरू होती है। इसकी अगर मैं प्रक्रिया की बात करूँ तो वो कब स्टार्ट हो जाती है? मैम, जब बंदा ज्वाइन करता है उसको पता होता है कि मेरी रिटायरमेंट डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, तो सभी को पता होता है। इस करके जो 6 महीने जब रिटायरमेंट के उसको रह जाते हैं तो उसके पेंशन प्रक्रिया उससे एम्प्लॉय से शुरू करनी पड़ती है। उसको सबसे पहले अपनी डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर, फॉर्म 3 होता है एक पेंशन पेपर का, वो भर के देना पड़ता है अपने DDO को। फिर जो भी है उसके फोटोग्राफ है, स्पेसिमेन सिग्नेचर है, वो DDO को देके फिर DDO अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। इस करके टाइमली 4-5 महीने के जो रिटायरमेंट को बचते हैं उसके अंदर केस अगर AG ऑफिस में पहुंच जाए तो हमें कोई मुश्किल नहीं होता है टाइमली इनको सैंक्शन करने के लिए। जी, आजकल मैं एक केस करके आया, इनका 31/10 की रिटायरमेंट है, उनका केस आ गया था टाइमली, तो डिस्पैच हो गया, चला गया। पेंशन उनको 11 से मिलनी है, वो भी 1 दिसंबर को मिलनी है जाके, उन्होंने टाइमली भेजा तो केस हो गया। ऐसे केस आते रहे तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर कई बार कंप्लेंट आती है कि हमारा केस नहीं हुआ, 1 महीना केस भेजा हुआ होता है, फिर लोग कंप्लेंट करते हैं, तो हमें मुश्किल हो सकती है ऐसे।
सब बात करें जीपीएफ की। जीपीएफ जो है व्यक्ति इसलिए पैसा जोड़ना शुरू करता है ताकि वो भविष्य में जब उस पैसे की ज़रूरत उसको पड़े तो वो पैसा जो है वो निकाल सके। अब अगर मैं जीपीएफ की बात करूं, कई बार मकान बनाने के लिए, शादी करने के लिए, कई तरह की गतिविधियां जो है उसके लिए, तो कितना अमाउंट जो है, कितनी लिमिट तक जीपीएफ निकाला जा सकता है? जीपीएफ विभिन्न परिस्थितियों में या तो 75% या 90% निकाले जा सकते हैं। किसी भी तरह के गृह निर्माण के लिए, अगर आपको कोई फ्लैट खरीदना है या ज़मीन खरीदनी है अपना मकान बनाने के लिए, तो उसके लिए 90% तक आप राशि निकाल सकते हैं जो आपका बैलेंस होगा उस स्पेसिफिक मंथ पर। और अगर आपको और जो विशेष आपके आयोजन है, पारिवारिक आयोजन है, जैसे किसी का बेट्रोथल है, मैरिज है और किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान है, उसके लिए 75% तक आप जो बैलेंस होगा उस डेट पर आप उसे निकाल सकते हैं। जी सर, थोड़ा सा मैं पेंशन के लिए आना चाहूँगी। पेंशन निकालने से पहले हमने फॉर्म्स की थोड़ी सी बात की कि फॉर्म्स निकालने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनमें फॉर्म्स कौन से भरने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मैम, जो रिटायरमेंट केस होते हैं इनमें फॉर्म अलग होते हैं, डेथ केस के वो अलग होते हैं। तो फिलहाल रिटायरमेंट केसेस वाले हम बात करते हैं। रिटायरमेंट केस में एक फार्म नंबर 1 होता है। फार्म नंबर 1 होते हैं जो हमारी CCS पेंशन रूल्स की बुक होती है ना, उसमें फॉर्म प्रेस्क्राइब होते हैं सारे फॉर्म पेंशन के। उसमें फिर जो लाइव केस होता है, रिटायर हो रहा बंदा, उसके लिए फार्म नंबर 1 है, फार्म नंबर 3 है, एक ग्रेजुएटी का होता है, नॉमिनेशन वगैरह होती है इसमें। फार्म नंबर 3 होता है, उसमें डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स होती है। ये काफ़ी टाइम तक काम आती है, जो डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर होते हैं ना। ये फिर आज केस मेरे पास सेम ही आया होता ना ऐसा ही, तो हमने बंदे की 2 वाइफ्स थी, जो सेकंड की उसने पहले नाम लिख दिया, उसको पहले पेंशन लग गई थी जी, पर उसकी डेथ एम्प्लॉय पेंशनर से पहले हो गई थी, इस करके थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। और जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम उसने लिखा नहीं था उस डिटेल में जब उस टाइम आई थी, और आज वो फार्म नंबर नया हमें भेज रहे 3, तो उसमें बोल रहे कि ये फर्स्ट थी, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है ना ऐसे कैसे। तो फार्म नंबर 3 है, केयरफुली भरना चाहिए, चाहे फर्स्ट है सेकंड है, दोनों को शो कर दो, उसमें पता लग जाता है हमें भी। और एक फार्म नंबर 5 होता है, उसमें एड्रेस होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट कौन सा एड्रेस चाहिए हमें, बिफोर रिटायरमेंट कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंस पे करनी है, उसमें पेमेंट कहाँ से लेनी है, ऐसे होता है। मेन होता है हमारे पास फार्म नंबर 7, वो पेंशन पेपर, वो सेंक्शन होती है एक किस्म की DD से, वो साइन करता है। उसमें पूरा बायोडाटा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ज्वाइनिंग क्या है, रिटायरमेंट क्या है, क्लास ऑफ पेंशन क्या है। क्लासेज ऑफ पेंशन में अलग अलग होती है, कईयों की जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, कोई ना कोई कोर्ट केस चला होता है, कई किस्म के होते हैं कोर्ट केस ही उसमें, तो उसमें प्रोविजनल पेंशन लगती है। तो फार्म 7 ध्यान से भरना चाहिए पूरा ना, उसी को बेस माना जाता है जी, वो सैंक्शन होती है। जी। जी सर, जैसे सर ने बताया कि फॉर्म्स को भरना जो है ध्यानपूर्वक भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से सर ने केस भी डिस्कस किया भाई हमारे साथ कि ये प्रॉब्लम जो है ये आई, कई तरह की जीपीएफ के समय भी आपको जो है जब आप क्लियर करते होंगे तो कई तरह की समस्याएं आती होंगी। अगर मैं बात करूं नॉमिनी की ही, मैं अगर बात करूं आपके, तो नॉमिनी भरना जीपीएफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, जो नॉमिनी है, नॉमिनी का एक इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई भी कर्मचारी अपने जीवित आयु में ही सेवानिवृत्त हो जाता है तो नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन यदि उसके सेवा काल में ही मृत्यु हो, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस अवस्था में ये नामित जो व्यक्ति है उसका नामांकन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फैमिलीज़ में बहुत से फ्यूड्स हो जाते हैं। वो फ्यूड्स किस लिए हो जाते हैं कि फैमिली मेंबर में कौन कौन आते हैं, किसको उसका जो है अंश मिला है, जो उसके लिए उसे मिलना था या नहीं मिलना था, किसे दिया जाना था, इस पर डिस्प्यूट होता है। फिर उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। फैमिली मेंबर्स का लीगल हेयर बनाने के बाद फिर फैमिली रजिस्टर की जो नकल है रेवेन्यू राजस्व रिकॉर्ड में, वो हमें उपलब्ध करवानी होती है। और एक इसमें जो है जीपीएफ नियमों के अंतर्गत 21C के अंतर्गत जो है उनको आहरण एवं वितरण अधिकारी को उसके अनुसार जो है इसको डिसबर्स करना होता है, जितने भी व्यक्ति एलिजिबल होते हैं इसके लिए।
सर जैसे हमने नॉमिनी की बात की, वो नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब नाम है, ओरिजिनल नाम जो है व्यक्ति का, उसकी बजाय हम जो अलग नाम है वो लिख देते हैं। उस समय आपको पेंशन की भी मैं बात करूं और जीपीएफ की भी मैं अगर बात करूं, तो उस समय आपको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उस समय देखिए, ये सबसे ज़्यादा आहरण संवितरण अधिकारी जो होते हैं, क्योंकि वो इन पर्सनल टच रहते हैं कर्मचारी के, तो वो जो आहरण संवितरण अधिकारी के उसका ज़्यादा दायित्व हो जाता है कि जब वो हमें केस फॉरवर्ड करते हैं हमारे कार्यालय को, महालेखाकार के कार्यालय को, तो उस समय वो सुनिश्चित करें कि जो उसके स्पेलिंग्स हैं, चाहे वो हिंदी में या अंग्रेजी में है, वो बिल्कुल सही हो और वही नाम हो जो उनके जो जिस समय उन्होंने ज्वाइन किया था सर्विस रिकॉर्ड में हो, और या उनके जो 10वीं के प्रमाण पत्र में दिया गया हो, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो इसका जब भुगतान किया जाता है आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा, तो जो कठिनाइयों का सामना उन्हें ही करना पड़ता है, क्योंकि जो जिला कोषाधिकारी होते हैं वो अगर उनके नामों में विषमता होगी तो वो अदायगी नहीं करेंगे उसकी। मैम ऐसा ही केस पेंशन में चेंज करने के लिए मेरे पास आया। वो बोल रहे कि हमारे पासपोर्ट में कुछ और नाम है और यहाँ अपना पेंशन पेपर जो पीपीओ इशू किया उसमें और नाम है। उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी भेज, कहते आधार कार्ड में भी ये, पैन में भी यही है। फिर हमने उनको जवाब दिया जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में नाम होगा ना, जो स्पेलिंग होंगे उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, मेन तो वही है। इस करके हम सर्विस रिकॉर्ड को ही प्राइमरी वो उसी को रखते हैं नाम को जो है सर्विस। सर अगर बात करें, ये बात की हमने नॉमिनीज़ की और नाम के बारे में बात करी, अगर एम्प्लॉय की जो ऑन जॉब डेथ हो जाती है तो उस समय जो है अगर पारिवारिक पेंशन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन से फॉर्म भरने ज़्यादा ज़रूरी है और कितने अंतराल के अंदर वो भरने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैम वो तो जल्दी से जल्दी भरने पड़ते हैं। जैसे डेथ हो गई है तो उसके 15-20 दिन बाद इंफॉर्मेशन दे दो जहाँ वो नौकरी करते हैं डीडीओ को कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट दे दो। उसके बाद फार्म नंबर 12 और 14 होता है जो उसकी फैमिली ने भरना होता है, जो लेफ्ट आउट पीछे रह जाते हैं, बिड्डू है या फिर बच्चे हैं, 12 और 14 उन्होंने भरना। और 18 नंबर फॉर्म होता है वो भरना है डीडीओ ने। तो हमें ये 3 फॉर्म लगा के साथ में डेथ सर्टिफिकेट दे के हमें केस भेज दो जल्दी से जल्दी। फिर हम डेथ केस को प्रायोरिटी भी देते हैं, तो उस हिसाब से ये फॉर्म भेज के कर देते हैं। सर बात करें, जैसे हसन ने हमें बताया कि अगर हमने बात की कि फैमिली पेंशन की बात की, थोड़ा सा मैं दोबारा जीपीएफ में आना चाहूँगी कि अगर जीपीएफ में नॉमिनी चेंज करना है, ये तो बात की हमने नॉमिनी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ हमें नॉमिनी चेंज करना है तो क्या नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है? उस समय भी कौन से दस्तावेज चाहिए और कौन से प्रूफ चाहिए कि नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है? देखिए, नॉमिनेट आप अपने परिवार के सदस्य को ही कर सकते हैं। जो आहरण संवितरण अधिकारी है उसके पास फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट रहती है, जो कि जिसमें सेवा में व्यक्ति आता है वो पूरे अपनी वो विवाहित है या अविवाहित है इसका डिक्लेरेशन देता है। तो उसके अनुसार यदि वो अविवाहित है जिस समय वो जीपीएफ का नॉमिनेशन उसने पहले भरा था, तो ऑन एक्वायरिंग फैमिली वो अपना जो है वो नामांकन दोबारा से भर के उसको चेंज करवा सकता है। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ द नॉमिनी वो फिर परिवार के अन्य सदस्यों को भी, परिवार में आपके पत्नी या पति, बच्चे जो आप आश्रित हैं या नहीं भी आश्रित हैं, ये जो पेंशन में है ये जीपीएफ के लिए लागू नहीं होता। अगर कोई आपका बच्चा आप पे आश्रित नहीं भी है तो फिर भी वो आपका लीगल नॉमिनी है इन फॉर रिसीविंग द भविष्य निधि की जो अदायगी होती है। इसी तरह माता पिता भी उसमें आते हैं, लेकिन माता पिता से पहले स्पाउस और बच्चे आते हैं। तो इनमें से कोई भी उसमें आप नॉमिनेट कर सकते हैं। जी सर, पेंशन डिले के मुख्य कारण क्या रहते हैं? अगर मैं बात करूं, कई बार फॉर्म्स की वजह से रहते हैं या कई डिले जो हैं वो क्या कारण रहते हैं और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ताकि मैं अपने दर्शकों को बता पाऊँ कि आपके साथ साथ विभाग को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनको भी कई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉय द्वारा नहीं की जाती हैं और उसकी वजह से जो है वो पेंशन डिले हो जाती है। कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि मुख्य आपको क्या लगता है कि जो आप डेली इसी विभाग से हैं और डेली यही फेस करते हैं, तो कौन से मुख्य कारण रहते हैं?
मैम हमें कोई टाइमली कोई 10-15% केस ही आते हैं टाइमली 6 महीने पहले, जिसका टाइमली है। जैसे मैंने बात की, एक बंदे का आया, उसका हमने टाइमली कर दिया। हमें केस लेट ही आते हैं, डिपार्टमेंट वाले पता नहीं क्यों लेट करते रहते हैं। फिर हमें तो प्रॉब्लम आती है, हर कोई बंदा चला रहता है, फिर आते हैं बंदे पता करने की, बताओ हमारा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो DDO को केस टाइमली भेजना चाहिए। जो प्रोसीजर है 6 महीने का प्रोसीजर, कि 6 महीने पहले पेंशन पेपर केस पूरा तैयार करके AG ऑफिस के भेज दें। तो हम DDO को यही सलाह देना चाहते हैं कि वो टाइमली केस भेज दें और टाइमली हम PPO इशू कर दें। या फिर कोर्ट केस भी हो जाता है इसी वजह से कि लेट हो रहा है। तो उससे बचने के लिए तो प्राइमरी तो हम DDO को बोलेंगे वो जिम्मेवारी अपनी समझें और टाइमली केस भेजें। जी सर, ये आपने बात की कि विभाग कई बार जो है वो देरी करते हैं, वही मैं आप विभाग पे आना चाहूँगी। मैं DDO की बात करती हूँ, तो DDO की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी क्या है और उनके साथ आपके विभाग की कोऑर्डिनेशन कैसे रहती है? कई बार ऐसे होते हैं कि कई फॉर्म्स मिसप्लेस हो जाते हैं या कई तरह की दिक्कतें आती हैं। अगर एम्प्लॉय को दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत आती है। थोड़ा सा मैं ये आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी पेंशन के बारे में जी। हम DDO को ही बोलना चाहते हैं कि टाइमली, एक तो जो एम्प्लॉई है रिटायर हो रहा, उसकी जिम्मेवारी बनती है, प्राइमरी जिम्मेवारी, वो टाइमली केस तो उसी से शुरू होगा ना। डिटेल ऑफ फैमिली देगा, फोटोग्राफ देगा, बाकी जो उसके फॉर्मेलिटी है। बाकी फिर DDO को चाहिए सर्विस बुक की पूरी स्क्रूटनी कर ले कि उसमें कुछ ऐसी वैसी उल्टी सीधी एंट्री तो नहीं है, कोई सस्पेंशन तो नहीं है, पूरी सर्विस वेरिफिकेशन है या नहीं। आजकल हमें वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट हो रहा है, 10/6/24 के ऑर्डर है आजकल ना। तो उस हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगते थे ना बंदे सबसे पहले एम्प्लॉय, उनको काउंट करने के लिए हमें काफ़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि वो पीरियड वेरीफाई नहीं किया गया है शुरू से लेके। इस करके केस वापस भी जा रहे हैं वैसे ना जी। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक ऑर्डर भी निकालना होता है, तो वो भी 7/10 है उसका पैरा नंबर 10/24 का, उसके अनुसार ऑफिस ऑर्डर निकाल के हमें भेज दें जी। तब हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी, ऑब्जेक्शन माइनर हो फिर हम लिख भी देते हैं कि पेमेंट करने से पहले हमें ये फॉर्मेलिटी कर दे पूरी। कई बार हम PPO भी थ्रो करते हैं, कोई माइनर ऑब्जेक्शन हो तो। जी। यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कार्यालय महालेखाकार के कार्यालय में यदि जो भी केस आता है, GPF का हो, पेंशन का हो, यदि वो फॉर्म पूर्ण रूप से भरे गए हैं और जैसे पेंशन के केस में पूर्ण रूप से वो उनकी सर्विस वेरीफाई हुई है, जिस हरियाणा संवितरण अधिकारी के अंडर उन्होंने जॉब किया है, अगर वो बिल्कुल सही हो तो हमारे कार्यालय में विद इन मंथ का एक पैरामीटर रखा गया है कि केस को आपको निपटाना है जी। तो हमेशा वो निपटा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि या तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो GPF हो, चाहे पेंशन हो, या फिर जैसे सर्विस खासकर पेंशन के केस में वो जो सर्विस है वो पूरी वेरीफाई नहीं होती है, तो उस केस में जो है ये फिर कॉरेस्पॉन्ड पत्राचार चलता है डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट जब तक उसको पूरा नहीं करता है तो तब तक उस केस को जो है फाइनलाइज AG ऑफिस नहीं कर पाता है। तो मेन जो त्रुटि है वो वहीं रहती है कि वो जो फॉर्म भेजे जाते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। अगर वो कंप्लीटली भरे जाएं तो जो कि मैं समझता हूँ कि हरियाणा संवितरण अधिकारी इन फॉर्म से भली भांति अवगत हैं, और अच्छे से अगर वो ये सुनिश्चित करवाएं कि फॉर्म का हर पार्ट ठीक से भरा जाए तो हमारे कार्यालय में किसी भी तरह का जो है विलम्ब नहीं होता है। जी। मैम एक मिनट जी। हमारे पास जैसे कोई सर्विस लगता है वेलफेयर डिपार्टमेंट में, बीच में वेलफेयर की नौकरी छोड़ देता है, उसकी सिलेक्शन दूसरे डिपार्टमेंट एजुकेशन में हो जाती है, तो कई बार एक आध दिन का ब्रेक आ जाता है ज्वाइन करने के लिए उसको ना बंदे को, तो उस ब्रेक को 1, 2, 3 या जो जितने भी दिन है वो कंडोन कराना पड़ता है, नहीं तो पुरानी सर्विस नेक्स्ट के लिए काउंट नहीं करते हम सर्विस बेनिफिट के लिए। तो ये कंडोन कराना भी बहुत ज़रूरी है, तभी कंटिन्यूटी चाहिए हमें। जी, ये बहुत तो अच्छी ऐसे बात केसेस बताएगी हों कि तो। जॉब में अगर आप अगर सर जैसे सर ने बताया कि अगर आप जॉब चेंज करते हैं, आपके विभाग चेंज होते हैं, तो उसको कंटिन्यूटी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं करवाते हैं तो वो आपके लिए ही भविष्य में समस्या पैदा कर सकता है। सर GPF रिटेंशन पॉलिसी क्या है? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार में ये पॉलिसी नहीं है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति जो है इतनी अनुकूल ना होते हुए, तो वो उन्होंने एक फैसिलिटी दी है कर्मचारियों को कि यदि आपको अपना जो जितना भी आपका बैलेंस है, शेष है,
भविष्य निधि में, यदि आपको वो आज ज़रूरत नहीं है, आप उसको हमारे पास जमा कर सकते हैं, जी जमा रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अदायगी कर की जा सकती है सरकार द्वारा, लेकिन उस अदायगी से को आप अल्टीमेटली इन्वेस्ट ही करते हैं। तो भविष्य निधि में अगर आप उसको इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो आपको किसी भी तरह का आय कर नहीं उस पर देना होता है, और एक अच्छा जो है ब्याज सरकार आपको देती है, जो कि हर साल जो है रिवाइज होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल बन जाता है और उस पर भी ब्याज बनता है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ, क्या इसकी टाइम लिमिट है कि आप सिर्फ इतने अंतराल तक रख सकते हैं, या जब तक आप रखना चाहें आप रख सकते हैं? अभी तक ये आप जिस भी अवधि तक रहना चाहें, ये आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से आप रखें जब तक रहना चाहें, और जब आपको आवश्यकता हो आप इसे निकाल भी सकते हैं। जी। और बीच में आप निकाल भी सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत लगती है ना कि मेरे को जी। कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप उतना विड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे बैंक से करते हैं उसी टाइप से। जी जो विड्रॉ की फॉर्मेलिटी होती है डीडीयू से सैंक्शन निकाल के, तो सर, ज़रूरत के हिसाब से। 2016 से जो रिटायर हुए एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मैं अगर बात करूं तो उनका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो आपके पास आया है, हाँ जी। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड आप लोगों ने क्लियर भी किया है। अगर मैं अभी भी प्रेजेंट स्टेटस उनका जानना चाहूँ तो वो क्या है? मैम हमारे पास बहुत केस आए, हमारे पास कोई 80,000 केस आए हैं, उनमें से हमने कर दिए मैक्सिमम। अब 2,500-3,000 केस बचे हैं, 2 महीने की बात है, 2 महीने में सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ तो वो जो एग्जिस्टिंग थी वही है, उससे हमने काम करवाया है। तो हमने बहुत काम किया जब से पे रिविजन आया 2 साल में 3 साल में, काफ़ी किया। अब थोड़े से बचे हैं तो नॉमिनल है, 2-3 महीने में हो जाएंगे पूरे आप क्लियर। 2,500-3,000 केस है जी जी। सर, अगर मैं बात करूं जीपीएफ की, अगर मैं बात करूं कई एम्प्लॉय अगर सस्पेंड हो जाता है ऑन जॉब, जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जीपीएफ का क्या होता है? देखिए, अंडर सस्पेंशन जो है जीपीएफ जमा नहीं करवाना होता है, लेकिन अगर कर्मचारी चाहता है कि उसको अंशदान देना है तो वो दे भी सकता है, लेकिन नियमों के तहत वो कंपलसरी नहीं है उसके लिए। जी सर, अगर मैं पेंशन की ही और बात करूं, पेंशन पे ही मैं अगर दोबारा आना चाहूं, तो पेंशन के समय अगर हमने जैसे फॉर्म्स की भी हमने बात कर ली कि जो फॉर्म्स भरने हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल होके भरने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर्म्स भी प्रॉपर टाइम पे भरे हैं, या डिपार्टमेंट ही पीछे से हमने बात की कि डिले कर रहा है, उसकी वजह से डिले हो जाते हैं। जब वो पेंशन मिलनी शुरू होती है तो कई बार ऐसा समय आता है कि जो पेंशन का जो एग्जैक्ट अमाउंट मिलना था वो मिलना नहीं शुरू हुआ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान जो अपनी अकॉर्डिंगली बताता है कि मुझे इतना अमाउंट मिलना चाहिए था, बट वो कई बार जो है वो लेस अमाउंट बनता है, तो उसका मुख्य कारण क्या रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, जैसे कई केसेस में होता है, जैसे लेस अमाउंट वाली बात करेंगे। एक होती है प्री मैच्योर रिटायरमेंट, कि आप जब रिटायरमेंट आपकी ड्यू थी उससे पहले आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। सभी सोचते हैं कि जो बेसिक पे है लास्ट राउंड उसका 50% मिलेगा, सभी में यही धारणा है। पर क्लास 1 और 2 के ऑफिसर्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि 50% मिलेगा। उनको जितनी सर्विस की है उस हिसाब से 33 साल से डिवाइड करके प्रोपोर्शनली हम पेंशन देते हैं। जी अभी आया था हमारे पास कोई सोलन से रिटायर हुए, वो कहते हैं हमें ऑर्डर की कॉपी दो जो भी है, तो हमने उनको ऑर्डर की कॉपी भेजी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर ये हैं कि आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगी, ना कि 10 साल पे फुल। जो क्लास 3 और 4 हैं उनके लिए 10 साल सर्विस चाहिए और उनको फिर मिल जाएगी प्रीमेच्योर में भी। सर, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो व्यक्ति चाहता है कि वो अपडेटेड रहे, उसको सारी प्रॉब्लम्स का भी जो है वो समाधान पता चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम है तो वो देखता भी रहे। क्या एम्प्लॉयज़ को कोई ऐसा कोड जनरेट किया जाता है आपके विभाग की तरह, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपना प्रेजेंट स्टेटस जो है वो चेक कर सके? बिल्कुल, यह सुविधा हमारे जो कार्यालय की वेबसाइट है उस पर भविष्य निधि के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है, और पेंशन के स्टेटस के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि कम से कम वो अपना स्टेटस जान सके कि उनके जो केसेस हैं उसका क्या स्थिति है, और जो आपका भविष्य निधि का बैलेंस है वो देख सकते हैं। उनको एक पिन अलॉट किया गया है, अपना नंबर डालकर और पिन नंबर डालकर वो अपने पिछले पूरे जब से वो भविष्य निधि के अभिदाता बने हैं तब से लेकर टिल प्रेजेंट क्लोज्ड ईयर तक अपना स्टेटस देख सकते हैं कि जीपीएफ में कब कब उनका कितना बैलेंस रहा। जी सर, बात करें हम कि अगर जैसे सर ने बताया कि वो देख सकते हैं, अब समस्या की बात आ गई कि एम्प्लॉय को कुछ समस्या है, वो आपसे पूछना चाहता है पर उसका कांटेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है, तो वो किस तरह से आपके विभाग से संपर्क कर सकता है, किस तरह से अपनी जो समस्या है आप लोगों के समक्ष रख सकता है?
मैम हमारे जो मोबाइल नंबर हैं वो एजी ऑफिस की वेबसाइट पे डाले हुए हैं, हमें कॉल जो आती है काफ़ी आती है, जी तो हम उनको सेटिस्फाई करते हैं। जी इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पर ये भी व्यवस्था है कि अगर आपका कि किसी भी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से हमारे वेबसाइट पर कंप्लेंट डाल सकते हैं, चाहे वो सामान्य भविष्य निधि के बारे में हो या पेंशन के बारे में हो, किसी और बारे में हो, कोई जानकारी जाननी हो। जानकारी के लिए बहुत से फैक्ट भी बनाया गया है और जितने भी फॉर्म्स आपको चाहिए वो फॉर्म्स भी डाउनलोडेबल है साइट पर। वो तो राज्य सरकार की साइट पर भी है और हमारे उस पर भी है। तो इस तरह की हर तरह की सहूलियत प्रदान की गई है। लेकिन हाँ, कर्मचारी का भी दायित्व बनता है कि वो एकदम इन्फॉर्म्ड रहे हर बारे में, क्योंकि जब वो सेवा में आ गया है तो उसे जानना चाहिए कि उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तथा कार्यालय महालेखा द्वारा प्रदान की गई है। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि किस तरह से जो आम नागरिक है अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचा सकता है और क्या क्या समाधान आप उनको दे सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू जी। एक जिम्मेदार नागरिक बने, अपने पैसे की सुरक्षा खुद कीजिए। जब आप फॉर्म और फॉर्मेलिटीज को प्रॉपर तरीके से भरेंगे तो आपको भविष्य में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।